नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी सुप्रीम कोर्ट में घिरे चुनाव आयोग की, बिहार एनडीए में बगावत के संकेत की। जानेंगे चुनाव की तारीख को लेकर क्या कहा आरजेडी चीफ लालू यादव ने, दलित युवक पर हमले को लेकर क्यों गुस्से में कांग्रेस नेता राहुल गांधी। देखेंगे सीजीआई पर हमला करने वाला कैसे छूटने में हुआ कामयाब, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड होगा भंग, अब शिक्षा का बदलेगा रंग। मदरसों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम होगा लागू, राज्यपाल ने मंजूर किया अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में टाइप 7 बंगला अलॉट, नया पता 95 लोधी स्टेट। सीएम आवास छोड़ने के बाद पार्टी सांसद के घर रहते थे। एयर इंडिया की कोलंबो चेन्नई फ्लाइट से टकराया पक्षी, एयरलाइन ने रद्द की वापसी उड़ान, 158 यात्री थे सवार। शेयर बाजार में तेजी, 136 अंकों की तेजी के साथ 81,926 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 30 अंकों की तेजी के साथ 25,108 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग मुश्किल में फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से चुनाव आयोग से तीखे सवाल किए हैं। जो सवाल विपक्ष पटना में मुख्य चुनाव आयुक्त से कर रहा था और ज्ञानेश कुमार सवालों से बच रहे थे, वो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिए हैं और जवाब ही नहीं मांगा बल्कि आदेश दिया है। तो क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान, देखिए ये रिपोर्ट। पटना में ज्ञानेश कुमार से इंडिया गठबंधन ने उन 3,66,000 लोगों के नाम मांगे थे जिन्हें फाइनल वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया। चुनाव आयोग ने विपक्ष की मांग नहीं मानी थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट में आयोग बुरी तरह से घिर गया। अब चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने ये नाम मांग लिए हैं। कोर्ट में चुनाव आयोग को घेरते हुए याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उन्हें ना तो कोई नोटिस मिला, ना ही कोई कारण बताया गया। इस मामले में अपील का प्रावधान तो है, लेकिन जानकारी ही नहीं दी गई, तो अपील कैसे करेंगे। जिन 3,66,000 लोगों का नाम हटाया गया है उनमें से किसी को भी नोटिस नहीं मिला। सिंघवी की दलील पर कोर्ट ने कहा कि हमने निर्देश दिया था कि सभी जिलों में नामों को बोर्ड पर लगाया जाएगा, जिस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि ऐसा नहीं किया गया है। फाइनल लिस्ट से कई सवाल और खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपने ही नियमों के तहत प्रतिदिन प्राप्त आपत्तियों का विवरण अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना चाहिए था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सारी जानकारियां वेबसाइट पर डालनी चाहिए थी। उनके नियमों में स्पष्ट है कि हर दिन के अंत में प्रत्येक मतदाता से जुड़ी प्राप्त आपत्तियों की जानकारी प्रकाशित की जानी चाहिए। वो कह रहे हैं कि 3,66,000 नाम आपत्तियों के आधार पर हटाए गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने भी कहा कि आज भी विस्तृत डेटा उपलब्ध है, लेकिन हम अंधेरे में रखे गए हैं। इसे लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर हम अंधेरे में रखेंगे तो कोई समाधान नहीं निकल सकता। कोर्ट ने आयोग से सवाल किया कि 3,66,000 लोगों में से जिसे नोटिस नहीं मिला, क्या वो शिकायत लेकर आगे आया है, पर चुनाव आयोग ने कहा नहीं, किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। इसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को 3,66,000 वोटर्स की जानकारी देने के निर्देश दिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि जो भी उपलब्ध जानकारी है उसे 9 अक्टूबर की शाम तक अदालत में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। यानी अब जिन 3,66,000 लोगों के नाम काटे गए हैं उनकी सूची भी चुनाव आयोग को देनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष को एक और जीत मिली तो बिहार में एनडीए की हार के संकेत भी मिलने लगे। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में बड़ी टूट होती दिखाई दे रही है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने बीजेपी को चेतावनी दे दी है। तो कैसे मुश्किल में दिख रहा है एनडीए, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। चुनाव करीब आता देख सत्ताधारी दल एनडीए की तरफ से जनता को लुभाने की कोशिश तो भरपूर की जा रही है, लेकिन अभी सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में सहमति नहीं बन पाई है। सीट बंटवारे को लेकर जो रार पिछले दिनों छिड़ी थी वो अभी भी जारी है। आरएलजेपी के नेता चिराग पासवान अभी भी कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 25 सीटों से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। और इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा की भी अपनी अलग डिमांड है, और इन सभी को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर महासंग्राम छिड़ गया है। इस बीच चिराग पासवान की पार्टी आरएलजेपी ने एनडीए से बगावत करने के संकेत दे दिए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को लेकर चिराग की पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जनसुराज पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं, राजनीति में विकल्प हमेशा उपलब्ध रहते हैं। पार्टी का यह भी कहना है कि बीजेपी को समझना होगा कि बिहार में चिराग एक डायनेमिक चेहरा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्टी की तरफ से 2020 में हुए बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पिछली बार जब आरएलजेपी को 20-22 सीटें दी गई थी तो पार्टी ने राहें अलग कर ली थी, और अगर इस बार भी 22-25 सीटें ही मिलती है
तो बात नहीं बनेगी। पार्टी की तरफ से कही गई बातें बीजेपी के लिए बड़ी चेतावनी है। जानकारों का कहना है कि अगर बीजेपी ने चिराग की मांगों को नहीं माना तो इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है और बिहार चुनाव में भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। वहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि 1-2 दिन में एनडीए सीट बंटवारे का ऐलान कर देगा। अब देखना होगा कि बीजेपी चिराग की बात मानती है या पिछली बार की ही तरह इस बार भी आरएलजेपी अपनी अलग राह चुनेगी। चिराग पासवान 45 सीटों पर अड़ गए हैं। खबर ये भी आ रही है कि प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन को लेकर एलजेपीआर ने बातचीत शुरू कर दी, यानी चिराग एक बार फिर एनडीए छोड़ सकते हैं तो महागठबंधन बेहद आक्रामक हो गया है। लालू और तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार में चुनावी बिगुल बच चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, साथ ही बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने एनडीए पर हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा है 6 और 11 एनडीए 9-2-11। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने संकेत दिया है कि बिहार से एनडीए की विदाई तय है। दरअसल लालू यादव का ये हमला सिर्फ चुनावी बयान नहीं बल्कि बिहार की जमीन पर बदलते राजनीतिक समीकरणों का भी संकेत है। एक तरफ जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है तो दूसरी तरफ एनडीए की सरकार पर वादा खिलाफी और विकास के नाम पर ठोस काम न करने के आरोप लगातार लग रहे हैं। लालू यादव ने कहा है कि बिहार की जनता अब झूठे वादों और खोखले भाषणों के चक्रव्यूह से बाहर निकलने को तैयार है। इस बार जनता परिवर्तन के नाम पर वोट देगी, प्रचार के नाम पर नहीं। लालू यादव जहां बीजेपी और एनडीए पर निशाना साध रहे हैं तो तेजस्वी यादव के निशाने पर सीधे सीधे नीतीश कुमार है। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए हैं। अब बिहार की जनता महागठबंधन की सरकार चाहती है। हमें गिड़गिड़ाने वाला मुख्यमंत्री नहीं, शेर की तरह दहाड़ने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। अब महागठबंधन सरकार बनाएगा, अब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार का कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां बेरोजगार युवा हो। बिहार में तो बीजेपी पहले से ही मुश्किल में दिख रही है और अब उसकी मुश्किल पूरे देश में बढ़ती दिख रही है। खासतौर पर जिस तरह से यूपी में दलितों पर हमले हुए हैं उसके बाद बीजेपी की सरकार सवालों में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर तीखे सवाल किए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक हरिओम की जान लेने का मामला गरमाया हुआ है। बीते दिन ही कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए थे और अब इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने एक संयुक्त बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने रायबरेली में दलित के शोषण की निंदा की है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की जान लेना इंसानियत, संविधान और न्याय के दमन जैसा है। आज भारत में दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े और गरीब हर उस व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है जिसकी आवाज कमजोर है, जिसकी हिस्सेदारी छीनी जा रही है और जिसकी जिंदगी सस्ती समझी जाती है। देश में नफरत, हिंसा और भीड़ तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, जहां संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली है और इंसाफ की जगह डर ने। राहुल ने कहा कि वो हरिओम के परिवार के साथ खड़े हैं, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। भारत का भविष्य समानता और मानवता पर टिका है और ये देश चलेगा संविधान से, भीड़ की सनक से नहीं। राहुल ने एक लेटर भी शेयर किया है जिसमें लिखा गया है कि चाहे हाथरस और उन्नाव में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, रायबरेली में हरिओम की जान लेना या कुछ समय पहले रोहित वेमुला की जान लेना हो, हर घटना हमारे समाज, प्रशासन और सत्ताधारी शक्तियों की बढ़ती हुई संवेदनहीनता का दर्पण है। 2014 के बाद से मॉब लिंचिंग, बुलडोजर अन्याय और भीड़ तंत्र जैसी प्रवृत्तियां हमारे समय की भयावह पहचान बन चुकी है। कांग्रेस ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वो इस अन्याय के खिलाफ एकजुट हो। ये लड़ाई तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक हर भारतीय के अधिकारों और जीवन की गरिमा को पूर्ण सुरक्षा नहीं मिल जाती। दलितों पर हमले को लेकर राहुल और खड़गे ने चिंता जताई तो चिंता सीजीआई पर हमले को लेकर भी दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई पर हमले की कोशिश हुई और हमलावर आसानी से छूट भी गया। इसे लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और अब सीजीआई ने जो कहा है उसने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए। सीजीआई गवाही पर जूता फेंके जाने वाले मामले में सियासत गरमाई हुई है। इस हमले का विपक्षी दलों की तरफ से विरोध किया गया और अब इस मामले में सीजीआई ने भी बयान दिया है। सीजीआई ने कहा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, पता ही नहीं चलता क्या रिपोर्ट होगा। हमारी किसी बात से आपका मुवक्किल बहुत नाराज हो सकता है। हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विनोद चंद्रन सुनवाई के बीच में मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में हमें नहीं पता कि क्या रिकॉर्ड होगा, इसलिए मैंने उनसे कहा कि इसे मेरे कानों तक ही रहने दें।
सीजे गवई का ये बयान अपने आप में बेहद चिंताजनक है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज सुनवाई के दौरान कई तीखी टिप्पणियां करते हैं। इन टिप्पणियों का केस के फैसले से कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन ये माना जाता है कि फैसले तक पहुंचने के लिए कोर्ट की तरफ से किए जाने वाले सवालों का ये हिस्सा जरूर हो सकती है। लेकिन जिस तरह से सीजीआई बीआर गवई की कोर्ट में एक वकील ने उन पर जूता फेंका, उसके बाद से जरूर इस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सिक्योरिटी ने राकेश किशोर को हिरासत में ले लिया, लेकिन बाद में पुलिस ने वकील को रिहा कर दिया। रिहाई के बाद राकेश ने सीजीआई पर एक बार फिर हमला बोला। राकेश किशोर ने कहा कि मुझे अपने काम पर कोई पछतावा नहीं है। गवई साहब ने हाल ही में हिंदू देवता की मूर्ति का मजाक उड़ाया था। उन्होंने टिप्पणी की थी कि आप मूर्ति से जाकर कहो और प्रार्थना करो कि वो अपने सिर को फिर से रिस्टोर कर लें, जबकि दूसरे धर्म के मामले में उनका रुख अलग रहता है। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले स्टे लगा दिया। ये आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया कि आपने माहौल खराब कर दिया। ये सब तो कहते हैं और रोक लगाते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से संबंधित कोई मामला आता है तो उसके ऊपर वो जरूर कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर पास करते हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इस मामले में बीजेपी घिरती दिखाई दे रही है। विपक्ष की तरफ से इसे संविधान पर हमला बताया जा रहा है। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, सपा सभी ने सीजीआई पर हुए हमले की निंदा की है। सीजीआई पर हमला हुआ तो बीजेपी पूरी तरह से खामोश दिखाई दी, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ असामाजिक तत्वों ने जब बीजेपी सांसद पर हमला किया तो पूरी की पूरी बीजेपी ने बंगाल सरकार को घेर लिया। पीएम मोदी ने भी इस मामले पर तीखा बयान दिया, जिस पर ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। तो क्या कहा ममता ने, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में आई प्राकृतिक आपदा पर बीजेपी की तरफ से राजनीति की जा रही है, लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी अपनी इस कोशिश में बुरी तरह से घिर गए हैं। राज्य में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की तबाही के बीच राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। जलपाईगुड़ी के नगराकाटा में बीजेपी नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और सिलीगुड़ी विधायक शंकर घोष पर भीड़ ने हमला कर दिया। बीजेपी नेताओं पर हमले के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजनीतिक टकराव शुरू हो गया। इस घटना पर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों की सेवा करने के लिए हमारी पार्टी के सहयोगियों, जिसमें एक सांसद और विधायक शामिल है, उन पर पश्चिम बंगाल में हमला किया जाना बेहद शर्मनाक है। ये टीएमसी की असंवेदनशीलता और राज्य में कानून व्यवस्था की पूरी तरह दयनीय स्थिति को उजागर करता है। पीएम मोदी के इस ट्वीट पर सीएम ममता बनर्जी ने सख्ती से पलटवार किया। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम ने बिना किसी सत्यापित सबूत, कानूनी जांच या प्रशासनिक रिपोर्ट के टीएमसी और पश्चिम बंगाल सरकार पर सीधे आरोप लगाए। ये न केवल राजनीतिक निम्न स्तर है, बल्कि प्रधानमंत्री ने जो संवैधानिक मर्यादा की शपथ ली है उसका उल्लंघन भी है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि लोकतंत्र में कानून को अपना काम करने देना चाहिए और केवल उचित प्रक्रिया ही दोष सिद्ध कर सकती है, न कि राजनीतिक मंच से एक ट्वीट। सीएम ममता बनर्जी ने चेतावनी दी कि ऐसे असत्यापित आरोपों से सर्वोच्च पद की गरिमा कम होती है। अब सीएम ममता की इस चेतावनी ने पीएम मोदी और बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। बंगाल में 6 महीने में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यहाँ सियासी टकराव अब तेज होना है। तो वहीं 2 साल से गजा में जो हिंसक टकराव चल रहा है वो जरूर थमता दिख रहा है। युद्ध विराम को लेकर हमास और इजराइल के बीच बातचीत शुरू हो गई है। तो क्या कुछ हुआ बातचीत में? हमास और इजराइल के बीच बातचीत शुरू हो गई है। ये बातचीत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रखे गए 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को लेकर हो रही है। दोनों ही देशों के प्रतिनिधि लाल सागर के रिसोर्ट शहर शर्म एल शेख पहुंचे और बातचीत का पहला दौर शुरू हुआ। वैसे सीधी बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि अप्रत्यक्ष बातचीत हो रही है, जहां दोनों के प्रतिनिधि अलग अलग जगह हैं। मिस्र दोनों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका में है। बातचीत को लेकर अल जजीरा अरबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास ने मध्यस्थों से कहा है कि गजा पर इजराइल की बमबारी लगातार जारी है, जिसके चलते बंदियों की रिहाई का मामला चुनौती बना हुआ है। हमास की तरफ से खलील अलहया और जहीर जबरीन बातचीत में शामिल थे। बातचीत को लेकर मिस्र के सरकारी समाचार पत्र अल काहिरा न्यूज ने कहा है कि पहले दिन की बातचीत में कैदियों और बंदियों की प्रस्तावित अदला बदली, युद्ध विराम और गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस बातचीत में अमेरिका की तरफ से ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और मध्य पूर्व सलाहकार व विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी हिस्सा ले रहे हैं। ट्रंप पहले ही हमास को धमकी दे चुके हैं कि अगर हमास गजा की सत्ता छोड़ने से इनकार करता है तो उसे पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। इस बीच अल काहिरा की तरफ से दावा किया गया है कि हमास और इजराइल के बीच दूसरे दिन भी ये बातचीत जारी रहेगी, क्योंकि ठीक 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने गजा में तबाही ला दी। 6 अक्टूबर को जब मिस्र में इजराइल और हमास के बीच बातचीत चल रही थी, उस दौरान भी इजराइल के हमले में कम से कम 10 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। पहले दिन की बातचीत में हमास की तरफ से कहा गया है कि इजरायली सेना को गजा के आबादी वाले इलाकों से हटकर अपने पहले वाले हालात में लौटना होगा।
इजराइल की सेना को हर दिन कम से कम 10 घंटे तक गजा के आसमान पर लड़ाकू विमान और ड्रोन की उड़ान रोकनी होगी और जिस दिन हमास बंधकों की रिहाई करेगा उस दिन कम से कम 12 घंटे तक इजराइल की तरफ से विमान और ड्रोन नहीं उड़ाए जाएंगे। हमास की तरफ से बंधकों को रिहा किए जाने पर तो सहमति दी जा रही है, लेकिन ट्रंप की उस शर्त पर हमास तैयार नहीं है जिसमें उसे पूरी तरह से निरस्त्र करने की बात कही गई है। हमास नेता महमूद मरदावी ने बयान जारी कर कहा है कि वो निरस्तीकरण से जुड़े सभी झूठे दावों को सिरे से खारिज करते हैं। ऐसे में पूर्ण समझौते पर संकट भी दिखाई दे रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। नीतीश कुमार ने चाहे कुछ किया हो या ना किया हो, मगर चुनाव लड़ने की तैयारियां बड़ी जोरदार की हैं। नतीजा भले ही वैसा ना हो जैसा उन्होंने सोचा है। पहले चोरी छुपे से लिफाफों में वोटरों को रुपए दिए जाते थे, अब तो खुल्लम खुल्ला दिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो महिला वोटरों के खाते में पहले ही 2100 करोड़ रुपए साफ साफ रिश्वत के तौर पर भेज दिए हैं। वैसे जो पैसे महिलाओं को दिए गए हैं उससे उनके जीवन पर कितना असर पड़ेगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वोट खरीदने का एक दाम तो तय हो ही गया। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।